Hello everyone, I hope you all are doing well. Today the subject of my lecture is literary theory, criticism and history. Yesterday we were discussing the preliminary part of this lecture or the first part of this lecture in which we discuss different terms and especially we discuss the intention of the author, that how important is it, how important this intention of the author is actually when we are going to study, when we are dealing with literary theory, criticism and history. So here today we are going to discuss an opposite opinion or opposite stance to this, that in which we are not going to consider the author's intention very important. All right, यानी authors की intention को हमने कल बात की थी कि वो बड़ी important है literary history में, criticism में, लेकिन आज हम इसके opposite एक opinion देखेंगे कि ये इतनी important नहीं है, बल्कि एक process जो है वो एक ज़्यादा important होता है. The whole idea that the intention of the author is the proper subject of literary history seems, however, quite mistaken. यानी इस process को हम राइटर कह रहा है कि ये जिसमें हम author के intention को बहुत importance देते हैं, this process is actually very mistaken. The meaning of a work of art is not exhausted by or even equivalent to its intention. It lives an independent life. जो author का meaning किसी भी writing में, actually that is very important, that is independent, it leads an independent life. हम author की writing को सिर्फ उसकी intention के साथ सिर्फ stifle नहीं कर सकते, limit नहीं कर सकते. Art cannot be defined merely in terms of its meaning for the author and his contemporaries. यानी हम art के को हम सिर्फ यूं define नहीं कर सकते कि it is only limited to author's meaning and his contemporaries. All right, it is rather the result of a process of accretion. That is the history of its criticism by its many readers in many ages. यानी ये तो एक accretion का एक process है, ये growth है असलसन, जो हम जो historically हम जब देखते हैं कि जितने रीडर्स पढ़ते हैं उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ये उसका एक प्रोसेस है. यानी हम इसको सिर्फ ऑथर की मीनिंग और उसके कंटेम्परेरी के साथ इसको हम लिमिट नहीं कर सकते. इट इज सिंपली not possible to stop being men of the 20th century while we engage in a judgment of the past. यानी हम फिर अपने आप को एक जजमेंट जो पास्ट में दी है आथर ने या उस कंटेम्परेरीज ने, हम उससे अपने आप को एक डिफरेंट सेंचुरी में रहते हुए नहीं अपने आप को वहाँ मूव बैक कर सकते. यानी हम डिफरेंट जब एक प्रोसेस घुटता है, रीडर्स डिफरेंट मीनिंग दे रहे होते हैं आथर्स के वर्क को, तो हम उसके साथ साथ अपना और व्यू भी चेंज कर रहे होते हैं. जो कुछ एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं सामने, और एक एग्जांपल हम इनमें से देखते हैं हैमलेट की. इफ वी शुड रियली बी एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द मीनिंग व्हिच हैमलेट हेल्ड which Hamlet held, for its contemporary audience, we would merely impoverish it. हम सिर्फ हैमलेट के अगर मीनिंग को वहां तक लिमिट करें कि जो उसके उस वक्त कंटेम्परेरी जो उसकी ऑडियंस थी उनके लिए जो मीनिंग थी हैमलेट का, तो इसका मतलब है हैमलेट वर्क को हम फिर वीकन कर रहे हैं, एम्पावरिश कर रहे हैं. तो हम उसको उस पे स्टाइफल कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं किसी एक छोटी सी चीज के साथ. एक्चुअली हम उसको लिमिट नहीं कर सकते हैं. अगर ये ऐसा करेंगे तो वी वुड सप्रेस द लेजिटिमेट मीनिंग्स व्हिच लेटर जनरेशंस फाउंड इन हैमलेट. जो लेटर जनरेशन ने मीनिंग्स डिफरेंट फाउंड किए हैं उसमें उसमें उन्होंने देखी हैं, तो फिर हम उनको तो सप्रेस कर रहे हैं फिर. तो हम ये नहीं फिर आतश की इंटेंशन के साथ हर चीज़ को लिमिट नहीं कर सकते. वी वुड बार द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू इंटरप्रिटेशन. अगर हम ऐसा करेंगे तो हम नई नई इंटरप्रिटेशन को तो हम बार कर रहे हैं, रुकावट उसके उसमें पुट कर रहे हैं. द हिस्टोरिकल स्कॉलर विल नॉट बी सेटिस्फाइड टू जज अ वर्क ऑफ आर्ट merely from the point of view of our own time. अब जो हिस्टोरिकल स्कॉलर है तो फिर ज़ाहिर है वो फिर सैटिस्फाइड नहीं होगा एक वर्क ऑफ आर्ट को जज करने में हमारे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर ओन टाइम. सिर्फ हमारे जो हमारा टाइम है उस नज़र से, उस एंगल से सिर्फ हिस्टोरिकल जो स्कॉलर है उससे नहीं देखेगा. हिस्टोरिकल स्कॉलर तो फिर डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट जनरेशंस और एजेस में जो मीनिंग जनरेट हुए हैं, इंटरप्रिटेशन हुई है, उन सबको देखेगा ऑफ कोर्स. It may be even instructive for him to look at a work of art from the point of view of a third time, contemporaneous neither with him nor with the author. जो historical scholar है, मे बी वो थर्ड व्यू के साथ उसको देखे, थर्ड टाइम के व्यू के साथ, यानी जो उससे कंटेम्परेरी भी नहीं है वो वर्क, और आथर से भी नहीं है, सॉरी उससे भी नहीं है, और अब ऑडियंस से भी नहीं है, अब डिफरेंट एक जगह पे लाई कर रही है. इट इज नॉट
contemporaneous neither with him nor with the author, or to survey the whole story of the interpretation and criticism of a work which will which will serve as a guide to the total meaning. यानी वो फिर different time to time different ages में जा करके historical जो scholar है उसको देखेगा. In practice, such clear-cut choices between the historical and the present day point of view are scarcely feasible. आजकल ये चॉइसेस बहुत कम feasible दिखती हैं, यानी हिस्टोरिकल और प्रेजेंट डे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगर चीज़ों को देखें, ये चॉइसेस बहुत कम मिलती हैं बेसिकली. We must beware of both false relativism and false absolutism. हमें false relativism और false absolutism में इनका अवेयर होना चाहिए. Relativism basically relativism is the theory, especially in ethics or aesthetics, that conceptions of truth and moral values are not absolute but are relative to the persons or groups holding them. हम इसमें समझते हैं कि जो ट्रूथ और मॉरल की जो वैल्यूज हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है, डिफरेंट पर्सन के साथ, डिफरेंट एज के साथ, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, डिफरेंट टाइम्स के साथ. ऑलराइट, relativism इस चीज को कहते हैं. whereas absolutism does mean where you think that there is some doctrine of preordination, yani doctrine of absolute decrees, doctrine that God acts in an absolute manner or something has been pre-planned in an absolute way, yani जिसमें relative नहीं है. आप relative में तो ये है कि हर चीज relative है, different groups के साथ, different time के साथ, alright, different age के साथ. whereas absolute में where something is absolute, there is no change, there is no relativity. तो यहाँ पे हमें राइटर बता रहा है कि हमें इन फॉल्स रिलेटिविज्म और फॉल्स एब्सोल्यूटिज्म के बारे में अवेयर होना चाहिए. वर्क ऑफ आर्ट की तरफ हम जब देखते हैं, वैल्यूज ग्रो आउट ऑफ द हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन, यानी जो वैल्यूज हैं वर्क ऑफ आर्ट में ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस से ग्रो कर रही होती हैं, या फॉल्स रिलेटिविज्म और एब्सोल्यूटिज्म की वजह से नहीं ग्रो कर रही होती, बल्कि हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है उससे उसकी वैल्यू ग्रो कर रही है. which in turn help to understand the answer to historical relativism is not a doctrinaire absolutism. यानी जो historical relativism है उसका आंसर ये नहीं है कि आप doctrinaire absolutism ले आए सामने, बल्कि ये दोनों आंसर नहीं है, ये एक false चीजें हैं और इनसे हमें राइटर बता रहा है we should be careful about false relativism or absolutism when it comes to the work of art. We must rather adopt a view for which the term perspectivism seems suitable. फिर आखिर कहते हैं हमें तो इस टाइप का perspectivism टाइप का एक व्यू, हमें ऐसा एक व्यू करना चाहिए अडॉप्ट जिसमें term perspectivism fit आती है. Alright, perspectivism does mean it is the philosophical view that all perception always takes place from a specific perspective. यानी जितनी भी perception है एक specific perspective से take place करती है. तो राइटर हमें कह रहा है कि फिर हमें इस टाइप का एक व्यू लेना चाहिए, रखना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए जो पर्सपेक्टिविज्म के करीब है, पर्सपेक्टिविज्म जिसको सूट करता है. और वर्क ऑफ आर्ट इज बोथ इटर्नल, यानी वर्क ऑफ आर्ट के बारे में एक और हमें चीज मिली है कि इट इज इटर्नल, व्हाट इज, एंड इट इज हिस्टोरिकल. इटर्नल मीन दैट इट प्रिजर्व्स अ सर्टेन आइडेंटिटी, एंड हिस्टोरिकल मीन्स दैट इज passes through a process of traceable development. All right. So work of art is always eternal, it is both eternal and historical. ये दोनों इसमें qualities हैं the work of art में. Relativism reduces the history of literature to a series of discrete. अब relativism का नुकसान क्या है, ये जब relate करती है different groups, time और ages के साथ चीजों को, तो ये क्या कर रही होती है work of art को, it reduces the history of literature to a series of discrete and hence discontinuous fragments, while most absolutism serve either only a passing present situation. अब relativism तो लिटरेचर को एक्चुअली रिड्यूस कर देती है डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट्स में, स्प्लिंटर्स में तोड़ देती है, जबकि एब्सोल्यूटिज्म क्या करती है, इट सर्व्स either only a passing present day situation or are based on some abstract non-literary ideal unjust to the historical variety of literature. यानी ये फिर क्या करती है एब्सोल्यूटिज्म, it basically serve either only a passing present situation, ये जो आजकल प्रेजेंट डे सिचुएशन है सिर्फ इसको सर्व करती है, या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट और नॉन लिटरेरी किस्म की आइडियल सिचुएशन को ये सर्व करती है. Whereas perspectivism क्या चीज है, perspectivism means that we recognize that there is one poetry, one literature comparable in all ages
डेवलपिंग, चेंजिंग, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब ये पर्सपेक्टिविज्म है कि एक पोइट्री है, एक लिटरेचर है जो कि कंपेरेबल है, कंपेयर किया जा सकता है तमाम एजेस में। फिर वो जो है वो दैट इज एक्चुअली वन पोइट्री, वन लिटरेचर जो है दैट इज डेवलपिंग, दैट इज चेंजिंग, दैट इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। बोथ एब्सोल्यूटिज्म एंड, ये पर्सपेक्टिविज्म की ये डेफिनेशन है बस। बोथ एब्सोल्यूटिज्म एंड रिलेटिविज्म आर फॉल्स। इनको बारे में राइटर बताता है कि दे आर फॉल्स, बट द मोर इंसिडियस डेंजर टुडे is a relativism equivalent to an anarchy of values। ये अब relativism को कह रहा है कि this is an anarchy of values, यानी values की एक anarchy बर्पा कर देती है। No literary history has ever been written without some principal reflection and some attempts at characterization and evaluation। यानी किसी भी लिटरेरी हिस्ट्री को आपने अभी तक नहीं लिखा जब तक आप कोई characterization नहीं करते या evaluation नहीं करते। Literary historians who deny the importance of criticism are themselves unconscious critics। अब जो लिटरेरी हिस्टोरियन जो हैं वो जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म को डिनाई करते हैं, जो ठहराते हैं, वो भी बेसिकली अनकॉन्शियसली क्रिटिक्स ही होते हैं। क्योंकि आप डिनाई नहीं कर सकते क्रिटिसिज्म को। आप क्रिटिसिज्म को डिनाई करेंगे, इवैल्यूएशन को डिनाई करेंगे, कैरेक्टराइजेशन को डिनाई करेंगे तो फिर ये फिर वर्क ऑफ आर्ट या फिर लिटरेरी हिस्ट्री ये पॉसिबल ही नहीं होती। टुडे they are belated romantics who have closed their minds to all other types of art and especially to modern literature। आजकल के मॉडर्न के बारे में कहा जाता है कि दे हैव क्लोज देयर माइंड्स टू ऑल टाइप्स ऑफ आर्ट एंड स्पेशली टू मॉडर्न लिटरेचर। यानी मॉडर्न लिटरेचर जो ऑल टाइप्स ऑफ बाकी आर्ट्स के जितने भी हैं उनके बारे में they have closed their minds and eyes। ऑलराइट। और जी कॉलिंगवुड हैज सेड वेरी पर्टिनेंटली, कॉलिंगवुड ने बोला था कि a man who claims to know what makes Shakespeare a poet is tacitly claiming to know whether Miss Stein is a poet and if not why not। जो बंदा कहता है कि शेक्सपियर पोएट है, इसको क्लेम करता है, तो फिर मिस स्टेन के बारे में भी एक राइटर है बेसिकली, ये भी एक, तो इसके बारे में कि वो जब बंदा एक शेक्सपियर को कहता है कि पोएट है, क्यों पोएट है, तो फिर मिस स्टेन के बारे में कहता है वो पोएट है, तो उसके बारे में वो जानना चाहेगा वो पोएट क्यों है, राइट। तो फिर आप यानी एक क्रिटिक कर रहे होते हैं, इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, कैरेक्टराइज़ कर रहे होते हैं चीज़ों को, और ये इसी तरह एक लिटरेरी हिस्ट्री बनती है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के थ्रू ही लिटरेरी हिस्ट्री पॉसिबल भी है। यू कैन नॉट आइसोलेट देम। The term modern literature used to be interpreted so widely by academics that scarcely any work of Milton's was considered a quite respectable object of study। यानी जो मॉडर्न लिटरेचर है इसको इतना वाइडली इंटरप्रेट किया गया है एकेडमिक्स से, एकेडमिक्स की तरफ से, कि अब जो मिल्टन के बाद शायद ही कोई ऐसा रिस्पेक्टेबल ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो है ना उसका वर्क ऑफ आर्ट आपको मिले। जो 18th सेंचुरी है उसमें क्या होता है कि द 18th सेंचुरी हैज बीन एक्सेप्टेड इनटू गुड एंड रेगुलर स्टैंडिंग एज कन्वेंशनल लिटरेरी हिस्ट्री। यानी 18th सेंचुरी को गुड और रेगुलर स्टैंडिंग के तौर पे लिया जाता है। जब कन्वेंशनल लिटरेरी हिस्ट्री को आप देखते हैं तो आपको एक 18th सेंचुरी में ये गुड और रेगुलर स्टैंडिंग की फॉर्म में मिलती है कन्वेंशनल थियरी एंड कन्वेंशनल लिटरेरी हिस्ट्री। Whereas romantic period या later 19th century में देखें, they are also beginning to receive the intention of the scholars। इसमें भी intention of the scholars आपको मिलती है later 19th century और romantic period में भी। This is what we were discussing कि the term modern literature used to be interpreted so widely, ये भी हमने बात जो की है इस पैराग्राफ में। रोमांटिक पीरियड और 18th सेंचुरी की हमने अभी बात किया। If many second rate or even 10th rate authors of the past are worth study, a first rate or even second rate author of our time is worth studying too। यानी सेकंड रेट और या अगर 10th रेट ऑथर जो भी पास है ना, पास के राइटर हैं, अगर वो वर्थ स्टडी हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट रेट और इवन सेकंड रेट ऑथर ऑफ आवर टाइम इज वर्थ स्टडीइंग टू। फर्स्ट से सेकंड रेट हमारी एज के भी ऑथर को वो भी पढ़ने के लायक हैं। The whole supposed immunity of the literary historian to criticism and theory is thoroughly false। Every work of art is existing now is directly accessible to observation and is a solution to certain artistic problems। ये जितनी भी immunity हम देते हैं ना literary historian को, the whole supposed immunity of the literary historian to criticism, जितने भी literary historian जो हैं उनको इम्यूनिटी देते हैं कि क्रिटिक नहीं हो सकती, उनकी ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती, वैल्यूएशन नहीं हो सकती, तो इट इज एक्चुअली थॉरली फॉल्स।
जितने भी वर्क ऑफ आर्ट हैं अभी मौजूद हैं, वो सारे दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल टू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन उनकी की जा सकती है और ये सॉल्यूशन है कितनी आर्टिस्टिक प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन भी है हमारे पास। तो हमें क्रिटिसाइज़ करके क्रिटिक या ऑब्ज़र्व करके या इवैल्यूएट करके ही एक लिटरेरी हिस्ट्री भी बनाते हैं और ये हम डिफरेंट व्यूज़ भी सामने लेकर के आते हैं। द लिटरेरी हिस्टोरियन मस्ट बी अ क्रिटिक इवन इन ऑर्डर टू बी एन हिस्टोरियन। अब लिटरेरी हिस्टोरियन जो है ये लाज़मी क्रिटिक होना चाहिए अगर वो एक हिस्टोरियन बनना चाहता है। ऑन द अदर हैंड लिटरेरी हिस्ट्री is also highly important for literary criticism as soon as the letter goes. अब जितनी literary history है ये this is very important for literary criticism. ये you cannot isolate them. हमने पहले भी ये बात की. A critic who is content to be ignorant of all historical relationships would constantly go astray in his judgment. A critic अगर वो कहता है कि historical relationship उसे नहीं पता उसे उनसे अगर वो ignorant है तो फिर उसकी अगर जो judgment है वो से भी वो भी that will go astray. यानी उसकी judgment भी कुछ ठीक नहीं होगी अगर critic को हिस्टोरिकल रिलेशनशिप नहीं पता यानी हिस्टोरिकल चेंजेस रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशंस क्रिटिक को पता होनी चाहिए। ही कुड नॉट नो व्हिच वर्क इज ओरिजिनल एंड व्हिच डेरिवेटिव। अगर हिस्टोरिकल रिलेशनशिप उसे नहीं पता तो फिर ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा वर्क ओरिजिनल है कौन सा डेरिवेटिव है। द क्रिटिक पोजेस्ड ऑफ लिटिल और नो हिस्ट्री द क्रिटिक पोजेस्ड of little or no history is inclined to make slipshod guesses. अगर क्रिटिक को हिस्ट्री नहीं पता या कम पता है तो फिर slipshod या false किस्म के guesses भी वो देगा, alright? Or to indulge in autobiographical adventures among masterpieces. इन masterpieces को छोड़ करके autobiographical adventures वगैरह में indulge हो जाएगा। यानी historical relationships और historical process से critic को लाजमी पता होना चाहिए in order to be a good critic or historian. A case in point is medieval literature, especially English medieval literature, which, with the possible conception of Chaucer, has scarcely been approached from any aesthetic and critical point of view. Medieval literature में देखें तो critical point of view शायद ही आपको उसमें कोई मिले। अगर वो नहीं मिलता तो फिर उसमें आपको आर्टिस्टिक एक एंगल भी नहीं आपको उसमें medieval literature में मिलता है। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू या एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं है उस वर्क को। हिस्टोरिकली रिलेशनशिप भी नहीं पता थे अगर राइटर्स को अगर उस लिटरेचर में जैसे हमें पता चलता है तो ज़ाहिर है फिर आपको एस्थेटिक भी नहीं मिलता, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं मिलता इंग्लिश में मेडिवल लिटरेचर में। The application of modern sensibility would give a different perspective to to much Anglo-Saxon poetry or to the rich medieval lyric, just as conversely, blah blah blah. यानी ये जो मॉडर्न सेंसिबिलिटी है इसकी एप्लीकेशन जब अप्लाई करते हैं एंग्लो सैक्सन पोइट्री पे तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिलता है यानी डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी मिलता है और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी सामने आती हैं। The common divorce between literary criticism and literary history has been detrimental to both. अब अगर आप इनको जुदा करना चाहते हैं दोनों को लिटरेरी क्रिटिसिज्म को और हिस्ट्री को तो इट वुड बी डेट्रीमेंटल टू बोथ। यानी हमने एट द एंड हमें पता चला कि राइटर हमें बताना चाहता है कि ये जो वर्क ऑफ आर्ट है या literature and we cannot limit them only to the author's intention. Actually it should be related with the historical process and history और जितनी भी उसमें changes आई हैं उससे इन सबको रिलेट करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम आथर्स के इंटेंशंस नहीं कर सकते इसको लिमिट क्योंकि उसी हिस्टोरिकली चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर हम इसको सिर्फ आथर्स की इंटेंशन से वो करेंगे तो हम फिर वी आर गोइंग टू स्टॉप और बार द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशन। ऑलराइट, हम न्यू इंटरप्रिटेशन को ख़त्म कर रहे होते हैं। हम न्यू एंगल्स को चीज़ों में जो आ रही हैं वैल्यूज़ आ रही हैं उनको हम स्टॉप कर रहे होते हैं, स्टाइफल कर रहे होते हैं क्रिएटिविटी को। So we should not limit it to author's intention only. All right, we should take it we should follow the perspectivism. That is we should let literature grow, develop, and change. Right. So this is the end of today's lecture. If you have any question, please ask me in the comments below or in the WhatsApp group. Thank you for watching.